नमस्कार साथियों। आज की जो प्रमुख खबर है उसमें से नीतीश कुमार की भी खबर है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि जरा से प्रेशर पड़ने के साथ ही नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। ये नीतीश कुमार के बाद तमाम जो बातें आ रही हैं कि जिस हिसाब से वो पलटी मारते हैं और बीजेपी और उनका दोनों का अलायंस बन जाता है, वो गठबंधन को छोड़ के उनके साथ चले गए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अ, जो हेमंत सोरेन जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर पे ईडी के छापे के अंदर 36 लाख रुपए मिले हैं और एक BMW कार मिली है। अब वो ईडी तो क्यों, अब सब जानते हैं कि उसको जानबूझ के इस्तेमाल करा जाता है। सभी ये बात बोलते हैं, सभी नेता लोग और बाकी लोग भी, कि ईडी को सरकार इस्तेमाल करती है जांच एजेंसी को प्रेशर डालने के लिए या पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए कि भी लोगों से बदला लिया जाए, किसी भी तरह से तंग करा जाए लोगों को, तो उस चीज़ के लिए है। लेकिन जो मेन जो खबर है ना आज की, वो मेरे मेरे हिसाब से वो ये खबर नहीं है। वो मेरे हिसाब से जो मेन खबर वो है, ये है कि एलन मस्क जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर अब दूसरे नंबर पे, लेकिन कुछ समय तक वो, अभी कुछ समय पहले तक भी नंबर 1 पे थे, टेस्ला के मालिक और स्पेसएक्स के। तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक रिसर्च कर रहे थे उनकी कंपनी न्यूरालिंक चिप के ऊपर, जो ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करी जा सकती है। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं कि किस तरह से क्या हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक चिप लगा के उसको कंप्यूटर के थ्रू उसको कंट्रोल करा जा सकता है, क्या रिमोट से कंट्रोल करा जा सकता है ह्यूमन्स को। इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। पहले तो मना कर रहे थे, यूएस के अंदर भी उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब फाइनली उन्होंने परमिशन दे दी। और उन्होंने, एलन मस्क ने ट्वीट करके ये बात बोली, एक्स जो प्लेटफॉर्म फॉर्मर ट्विटर जो था पहले, उसके ऊपर उन्होंने ये बात बोली है कि भाई हमने सक्सेसफुली एक न्यूरालिंक चिप जो है, डिवाइस है वो एक तरह की, वो हमने ह्यूमन ब्रेन के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दी, उसके अंदर फिट कर दी ह्यूमन ब्रेन के अंदर। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और कि कैसे लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को एक खिलौना बनाया जा सकता है, क्या उसको रिमोट से कंट्रोल करा जा सकता है। पूरी दुनिया के अंदर इस पे रिसर्च हो रही थी, पहले भी हो रही थी। एक तरफ तो ये बात चल रही थी कि रॉबोट्स बनाए जा रहे थे, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक नकली आर्टिफिशियल ब्रेन लगा के क्या हम रॉबोट्स को कितना ह्यूमन बना सकते हैं, क्या रॉबोट्स की आर्मी बनाई जा सकती है, क्या सेना बनाई जा सकती है, क्या अटैक करे जा सकते हैं उस पर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर तमाम रिसर्च लगातार चलती रहती है अलग अलग जगहों पर। अब जो एलन मस्क के जो न्यूरालिंक की बात है, जहाँ तक जो कंप्यूटर इंटरफेस की बात जो है कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करा जा सकता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर। अलग अलग कंपनीज रिसर्च कर रही थी इसमें। तो कई एक कंपनी को तो यहाँ तक सक्सेस मिल गई थी कि बिगर ब्रेन को ओपन करेगी वो, उसमें वो डिवाइस इंस्टॉल करने में कामयाब मतलब हो गई थी। लेकिन उसको कितनी सक्सेस मिली नहीं मिली, इसके बारे में पूरी डिटेल, ऑथेंटिक डिटेल अभी तक नहीं आई है सामने। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि वो भी इसमें रिसर्च में लगे होंगे कितनी 100% सक्सेस। लेकिन मीनवाइल एलन मस्क भी ये, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर टाइम प्रेशर भी होता है कि पहले कौन करे। जो पहले सबसे पहले करेगा वही उसका वो बन जाएगा कि भाई इसने करा था ये काम सबसे पहले। तो इसलिए जल्दीबाजी भी होती है। एलन मस्क ने फिर देखा कि बहुत समय बर्बाद हो रहा है, तो इससे क्यों ना किसी कंपनी के साथ टाई अप करके डेवलप इस पर रिसर्च और ज़्यादा, इसी तरह की जो रिसर्च में लगी हुई थी कंपनी उनके साथ इन्होंने टाई अप करके उस रिसर्च को और आगे बढ़ाया और पैसे भी खर्च करे। उन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे उसके लिए, चिप को तैयार करने में। वो वाली दूसरी कंपनियों के साथ रिसर्च करके मिल के इनकी कंपनी ने फाइनली वो एक ऐसी चिप, ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए। और जैसा कि वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं कह रहा इस बारे में, कि वो क्लेम करते हैं, और ये तमाम जितने भी क्लेम स्टडीज़ के अंदर होते हैं, ग्लोबली स्टडीज़ के अंदर, साइंटिफिक स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक स्टडीज़ हो, खासकर साइंटिफिक जो स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर, मेडिकल वगैरह या दूसरी इस तरह की जो स्टडीज़ होती है, उसमें मतलब काफ़ी
काउंटर क्लेम्स होते हैं और क्रिटिसिज्म भी होता है बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया उसके लिए ओपन होता है वंस इट्स रिलीज। अगर कोई चीज़, कोई भी रिसर्च वर्क कभी भी किसी पेपर में आता है, छपता है किसी जर्नल में, या इनके जो भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके अंदर छपता है, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया के लिए एक ओपन बात होती है कि आप भी अपनी बात कह सकते हो कि कितना सही है और कितना गलत है। उसके ऊपर काउंटर क्लेम्स, काउंटर रिएक्शंस पॉसिबल हैं कि लोग बहुत सारे लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, काफ़ी सारे नॉन साइंटिफिक रिसर्चर भी इन कामों में लगे रहते हैं जो साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, लेकिन वो भी रिसर्च करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उनको भी प्रमोट करा जाता है काफ़ी लार्ज स्केल फंडिंग के द्वारा। ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ और जो ग्लोबलिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो भी फंड करते हैं ऐसे लोगों को जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो भी कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के साथ आ जाते हैं सामने। चलो हम इसके बारे में भी न्यूरालिंक की अगर जहाँ तक बात करते हैं, तो न्यूरालिंक के अंदर अभी उनको इतनी कामयाबी, उन्होंने इम्प्लांट तो कर दिया, और एलन मस्क ने ये भी बोल दिया कि हमें वो बहुत फास्ट स्पीड से वो पेशेंट रिकवर कर रहा है एंड इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। तो ये एक तरह की ये एक राजनीति कह सकते हो कि जो बिजनेस के अंदर चलती है, कि कोई अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्हीं के एंगल से ये बोला जा रहा है कि भाई हाँ बहुत जल्दी रिकवर कर। ये भी एक टैक्टिक्स होती है, एक मतलब एक गेम प्लान होता है कि डिप्लोमेसी कह सकते हो उसको, कि किस तरह से वो अपने आइडिया को फोरफ्रंट में रख के पूरी दुनिया को एंडोर्स करा देते हैं कि भैया हाँ ये सही है और इसने ये करा है। अब इसी तरह के बहुत सारे लोग साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड के अंदर रिसर्च करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और कई बार वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी बातें रिलीज़ नहीं होती है पेपर्स के अंदर और पूरी दुनिया को उनके बारे में नहीं पता चलता। लेकिन जो सेकंड रैंक के लोग होते हैं उनको बाद में पता चल जाता है। जैसे कि किसी बंदे ने कहीं पे बोली किसी सभा में, लेकिन वो उन्होंने पैटर्न नहीं करवाया उस चीज़ का, तो पूरी वो लीक तो हो गई, वो बात सारी दुनिया के अंदर चली जाती है। अब उसके बाद जिसको कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा था रिसर्च के अंदर, कहीं ना कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था, उसके बाद में उनको कोई क्लू मिल जाता है और वो डिक्लेयर पहले कर देते हैं, ऑफिशियल डिक्लेयर कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके शायद लिंक्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होती है, उनका पूरा ऑर्गेनाइज एक सिस्टम होता है। और जो कई बार इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो बेचारे उनके पास इतनी क्षमताएं नहीं होती, कई बार फंड की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो और कई बार हो जाता है उनसे गलती भी हो जाती है कि ये रिलीज़ हो जाती है, वो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाती है पहले ही, और उसका फ़ायदा उठा के कोई दूसरा बंदा जो सेकंड रैंक का बंदा होता है वो फर्स्ट रैंक बन जाता है और उसी का नाम चलता है, नोबेल प्राइज़ इसको मिल गया, इन्होंने ये करा था। ऐसा नहीं होता कि जो नोबेल प्राइज़ है या कोई भी इतना बड़ा कोई अवार्ड पूरी दुनिया में रिकग्निशन जो मिलती है वो खाली उन्हीं ने किया होता है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं उसके अंदर। तो एलन मस्क ने ये देखा कि काफ़ी उनको कहीं से संकेत मिल रहे होंगे कुछ कि भाई लेट ना हो जाए, तो उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ पैचअप करके रिसर्च को फास्ट फॉरवर्ड करा, और फाइनली उन्होंने बोल दिया कि हमें ये परमिशन भी मिल गई है और हमने इम्प्लांट कर दिया है जो न्यूरालिंक जो चिप है, जो डिवाइस है बेसिकली, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया और द पेशेंट इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट। अब कहने का मतलब है कि एक तरफ पूरी दुनिया रॉबर्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के उसको ऑलमोस्ट ह्यूमन बनाने की कोशिश करती रही है, बहुत लंबे समय से करती रही है, इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पूरी दुनिया के लोग। आखिर वो एक सनक समझ लीजिए कि भैया रॉबर्ट को हम इंसान जैसा बनाना चाहते हैं। अरे वो पहले पूरी दुनिया एक इंसान को इंसान तो बना लो, इंसान तो इंसान बना नहीं। आई मीन ह्यूमंस तो ह्यूमन रहे नहीं ना, इनह्यूमन बन चुके हैं आज की डेट पे, पैसे के पीछे भागते हुए और जालसाजियाँ और राजनीति और तमाम चीज़ों के पीछे भागते हुए ये लोग ह्यूमन ही नहीं रहे। दे आर बोर्न एज ह्यूमंस बट दे आर नो मोर ह्यूमंस व्हेन दे ग्रो अप। तो ये उनको इंसान को तो इंसान बना नहीं पाए, लेकिन वो रॉबर्ट्स को इंसान बनाने के पीछे काफ़ी रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर चल रही थी और काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कामयाबी मिल रही थी, और बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। चाइना भी उसमें से एक थी। चाइना ने तो यहाँ तक कि सेक्स डोल्स बना दी थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट थी, 4-5 लाख या 6 लाख तक के रेंज में थी वो। मैंने कोई वेबसाइट में कुछ चेक कर रहा था दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उस समय मैंने आई सॉ वो पूरी के पूरे देखे मैंने, ह्यूमन बॉडी की तरह बनाया हुआ पूरी की पूरी, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्किन वगैरह ऑलमोस्ट वैसी बनाई हुई है उन्होंने पूरी की पूरी, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट बॉक्स नहीं होते, चैट बॉक्स वगैरह जो होते हैं उस तरह से जो बात करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उनमें फीलिंग्स नहीं होती है। फीलिंग्स इन द सेंस इमोशनल, अगर आप कोई बात कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम आप ये बोलोगे मेरे से ये कर ले वो कर ले, वो शायद बोलेगी ओके
फाइन, जो भी उसके अंदर फीड है। लेकिन अगर इमोशनल अगर आप होने लगोगे कि रोमांटिक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो शायद उसको वो बातें समझ में नहीं आती है और वो कई जगहों पे वो चैटबॉट्स है ना फेल हो जाते हैं। मैंने 10 साल पहले के करीब स्काइप ने शुरू किया था, काफ़ी पहले चैटबॉट्स उसने शुरू किया था स्काइप ने, मेरे ख्याल से काफ़ी 10-12 साल पहले। मैं यूरोप में था तब। तो उस समय बोर होता मैंने देखा कि उसमें अलग से कुछ एक ऑप्शन है अंदर, उसके अंदर। तो मैंने बात करा, देखा कि वो चैटबॉट है। तो मैं उससे बात करता था, हेलो हेलो। तो कई बार हम इंसान है ना, तो कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, हम सोचते हैं सचमुच का दोस्त है वो, लेकिन वो दोस्त होता नहीं, वो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आर्टिफिशियल है वो। इसके वर्ड से ही पता लगता है आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन नहीं है वो। ह्यूमन की तरह उसमें फीलिंग्स नहीं आ सकती कभी भी। तो उससे जो भी बात करोगे वो जवाब, जो उसमें कंप्यूटराइज होगा, जो उसमें फीड होगा, वो उसका वो जवाब दे देगा। तो उसके आगे अगर आप सोचो कि ह्यूमन इमोशंस की बात है, भावनाओं की बात है, फीलिंग्स की बात है, तो वो कहीं ना कहीं लुप्त होती हैं, उनमें नहीं होती हैं वो चीज़ें। लेकिन कोशिश करी जा रही है कि क्या उसके अंदर भी क्रिएट करी जा सकती है। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि आपने रॉबर्ट्स को तो इंसान बनाने की एक पूरी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। एट द सेम टाइम जब उनको लगा कि हम शायद रॉबर्ट्स को इतनी जल्दी इंसान नहीं बना सकते, तो उन्होंने उल्टा एक एक शॉट मार दिया। एलन मस्क और दूसरे, क्योंकि ये तमाम लोग जो क्रिएटिव लोग हैं पूरी दुनिया में, या फिर उनको काफ़ी लोग डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन वो बात की बात है कि जब रिजल्ट निकलेगा डिस्ट्रक्टिव तब। फिलहाल अभी तक वो एक बड़ी स्पीड से किसी दिशा में जा रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ही एलन मस्क, क्योंकि अभी तक उन्होंने टेस्ला या स्पेसएक्स या कुछ भी ऐसा क्रिएट करा है, उसकी अभी तक तो तारीफ हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। वो नंबर 1 पूरी दुनिया का रिचेस्ट मैन भी है, रिचेस्ट पर्सन। लेकिन कई बार कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम ज़्यादा कोशिश करने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट भी ख़राब निकल आता है। अभी फ़िलहाल जहाँ तक न्यूरल लिंक ब्रेन चिप डिवाइस की बात करी जा रही है, अब हम उन्होंने एक उल्टा, क्योंकि पूरी दुनिया रॉबर्ट को इंसान बनाने के चक्कर में थी और पूरी कोशिश कर रही थी, तो इन्होंने कोशिश करा कि क्यों ना एक इंसान को ही रॉबर्ट बना दिया जाए, कि इंसान के अंदर ही हम रॉबर्ट को पूरी तरह इंसान बनाने, पता नहीं कितना वक्त लगेगा सारी चीज़ें डालने के अंदर उसमें। क्यों, तो उल्टा उन्होंने चला कि एक बने बनाए इंसान के अंदर ही अगर चिप डाल दी जाए तो वो रॉबर्ट बन जाएगा, उसको हम रिमोट से कंट्रोल कर लेंगे कंप्यूटर से। लेकिन वो क्या, अगर वो एक इंसान को रॉबर्ट बनाना चाहते हैं और उससे वो भी टारगेटेड, अगर कोई उनके जो टारगेट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में, अगर वो उसको अचीव करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, उनको उनके ब्रेन को कंट्रोल करके कुछ भी कराना चाहते हैं दुनिया के अंदर, तो वो सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी देश के अंदर उन्होंने अगर कुछ टूरिस्ट या कुछ भी ऐसे जो ह्यूमन रॉबर्ट्स हैं जिनमें न्यूरालिंक चिप डाली हुई है, वो किसी देश के अंदर जाते हैं, बाहर से शायद ना पता लगे, अंदर से अगर वो किसी देश में जाते हैं और कुछ भी करते हैं, तो क्या उनको कंट्रोल करा जा सकता है? या फिर एक ऐसी लार्ज स्केल के अंदर अगर बहुत सारे लोग अगर किसी जगह पे भेजे जाते हैं, उनसे कुछ भी कराया जा सकता है क्या? तो इसी के ऊपर काम है। आउटवर्डली वो कुछ भी बोलें कि हम इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर उसके सारे एंगल्स और डायमेंशन पे देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा। जब इंसान को तो इंसान बना नहीं पाए, फिर रॉबर्ट्स को इंसान बनाना चाहते थे, वो भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही, तो उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि इंसान तो बना बनाया, उसी में चिप फिट कर दी जाए। तो खुरापाती दिमाग ऐसा ही होता है ना। तो उन्होंने सोचा कि इंसान में चिप फिट कर दो, तो उन्होंने इंसान में चिप फिट करने के लिए ये आइडिया निकाला और उन्होंने चिप कई मिलियन डॉलर की वो चिप बना दी। 250-300 मिलियन डॉलर लगे हैं उसके अंदर, एक चिप तैयार करके दूसरी कंपनी के साथ रिसर्च करके पूरी, और वो चिप बना के इम्प्लांट भी कर दिया और वो कहना रिकवर कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा वो इंसान, क्या उसको कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू क्या उसको कंट्रोल करा जा सकता है, क्या उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो अगर इंसान को ही रॉबोट बनाना था, तो भैया फिर रॉबोट ही क्यों बनाए? रॉबोट है तो ऑलरेडी, रॉबोट्स तो ऑलरेडी है ना। जब इंसान को आप रॉबोट बनाना चाहते हो, तो रॉबोट्स तो ऑलरेडी हैं जिसको कंट्रोल करना चाहते हो ना आप, तो ऑलरेडी रॉबोट्स हैं इस दुनिया के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल करे जा सकते हैं। लेकिन फिर मेरे ख्याल से इनके दिमाग में ये हुआ कि शायद वो इतने परफेक्ट क्रिएशन ना हो, वो इतने परफेक्ट क्रिएशन ना हो कि जिस एक रॉबोट पूरी बॉडी के अंदर या सभी फीलिंग्स वगैरह तमाम चीज़ें जो उसमें हो नहीं पा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो लैक करता है। नॉलेज तो भर सकते हो एआई के थ्रू, तो कहीं ना कहीं लैक करता है, वो इंसान की तरह फंक्शन नहीं कर रहा। तो क्यों ना क्यों भरे पूरे एक इंसान जिसमें फीलिंग्स भी है, सब कुछ है,
इमोशंस है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है उसके अंदर, उसमें ही फिट करके उसको कंट्रोल कर दिया जाए। अब इसके पीछे एलन मस्क की मंशा क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसकी एक मंशा ये हो सकती है मेरे हिसाब से कि जब वो स्पेसएक्स और जो स्पेस ट्यूब के थ्रू दूसरी दुनिया के अंदर कॉलोनी बसाने के सपने देख रहा हो, और वो मार्स पे भी कॉलोनी बसाना चाहता है, दूसरे स्पेस में भी कॉलोनी बसाना चाहता है। अब वो इस तरह से दूसरे ग्रहों के ऊपर क्या इस तरह के लोगों को छोड़ा जा सकता है जिनके अंदर ये डिवाइस न्यूरालिंक फिट हो, और उसको हम दूर से, जैसे कि हम ऑर्बिट के अंदर जितने सारे चंद्रयान या फिर इसी तरह के जो भी स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, या फिर हम जो चंद्रयान की तरह और भी जो उनके रोवर्स वगैरह जितने भी पूरी दुनिया के अंदर अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, दूसरे ग्रहों से आगे तक निकल जाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं उनको, रिमोट कंट्रोल भी कर पाते हैं, दूर से ही यहाँ पे बैठे बैठे उनको कंट्रोल कर पाते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी भेज देते हैं और चेंज भी कर देते हैं उनको, और लैंड भी करा देते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग भी करा देते हैं। तो यहाँ से बैठे बैठे कराते हैं ना। अब वैसे तो हमारे कंप्यूटर तो जो रिमोट होता है थोड़ा सा दूर दूसरे कमरे में जाते ही बंद हो जाता है ना, लेकिन वो पॉसिबल है, साइंस के थ्रू पॉसिबल है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि एलन मस्क ये सोच रहा होगा कि इनकी पूरी टीम बैठा के ऐसे लोगों की और ट्यूब के थ्रू मार्स पे भेजी जाए, जिससे फर्दर रिसर्च के अंदर इनको पता चले कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंसान क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है। अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके ब्रेन को कंट्रोल करके उसको डायरेक्शन दिया जाए कि तू अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, तेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये कर। तो पॉसिबिलिटी है शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं हम अगर समझे इंसान के ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, अगर हम समझने की कोशिश करें धरती के ऊपर, तो वो भी जिनको हम गॉड कहते हैं वो भी कोई एलियंस होंगे, किसी दूसरी दुनिया से आए होंगे और यहाँ पे लोगों को बसा के उनके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तभी हम कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमें कंट्रोल कर रही है। हम सोचते क्या है, होता क्या है, होता वही है जो कहते हैं कि मंजूर खुदा होता है। तो वो खुदा, भगवान या गॉड कौन है? वो एलियन हो सकते हैं दूसरे ग्रहों के, जैसे जिस तरह से अब हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे ग्रहों पे जाने की, एलन मस्क कर रहा है, या दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं दूसरे ग्रह पे जाके बसने की, कि शायद हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस खतरे में हो सकता है पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हम दूसरी दुनिया के अंदर दूसरे ग्रहों पे दुनिया बसाने के सपने देख रहे हैं कि क्या हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचा सकते हैं, क्या ह्यूमन रेस को हम बचा सकते हैं। इसी तरह से शायद एलन मस्क भी काफ़ी साल पहले बोल दिया था उसने कि जिस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं धरती के ऊपर, और एटॉमिक टेंशन भी है, सभी के पास बॉम्ब्स हैं, और कभी वॉर हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम तो पागल हैं लोग। हर जगह तो वॉर ही वॉर, यूक्रेन रशिया में वार हो रहा है, इसराइल हमास और ये फ़िलिस्तीन का वार हो रहा है, दूसरी तरफ ये टेंशन इधर ईरान के साथ, ईरान ने 3 लोगों पे बम मार दिए, तीन कंट्रीज़ पे बम मार दिया, सीरिया पे, और सीरिया के ऊपर मारा, और क्या बोलते हैं इराक़ के अंदर कुर्दिस्तान और पाकिस्तान पे भी मार देते उसने। तो ये तमाम टेंशन तो है, चाइना ताइवान का टेंशन है, इधर इंडिया मालदीव का था, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, इंडिया तो लड़ता नहीं किसी से भी, जाके आ गया। तो ऐसा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस दुनिया में चाइना और चाइना इंडिया का भी थोड़ा बहुत टेंशन है, चाइना और अमेरिका का बहुत टेंशन है, चाइना ताइवान का है, और चाइना जापान का टेंशन है। बहुत सारे टेंशन्स हैं यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कोई कभी भी एक ट्रिगर कर सकते हैं न्यूक्लियर वर्ल्ड वार को, उसमें काफ़ी सारे लोगों के मरने के चांसेस थे। इसलिए एलन मस्क जैसे लोगों ने देखा कि यार कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम ह्यूमन रेस को बचा सकते हैं, तो एक ये भी आइडिया था, और शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि हम कैसे उनको कंट्रोल करेंगे। अब ये देखिए ह्यूमन को भी ऐसे ही कंट्रोल करा होगा। जब पहले बताते हैं कि पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले बताते हैं कि जो ग्रीस माइथोलॉजी और हिंदू जो इंडियन माइथोलॉजी है, भारत की जो पुरानी जो हिस्ट्री माइथोलॉजी कह लीजिए उसको, जो भी प्री हिस्टोरिक जो एरा, जब कि ह्यूमन कैसे रहते थे, फिर कैसे इवोल्व हुए वो, और कई उन दोनों की जो माइथोलॉजीज़ हैं ग्रीस की और इंडिया की, उसके अंदर ये काफ़ी जगह दिया गया है इस तरह का कि गॉड्स गॉडेसेस साथ में रहते थे हमारे पहले पुराने ज़माने में। देखो जितने भी गॉड गॉडेसेस जो आते भी थे, अवतार भी लेते थे, रहते भी थे। उसी तरह ग्रीस जो माइथोलॉजी है उसमें भी एथेने और बहुत सारे गॉड गॉडेसेस, जीएस वगैरह गॉड गॉडेसेस वहाँ पे रहते थे, उनके साथ रहते थे, और उसके बाद में फिर वो गायब हो गए। इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि जब लगे कि हाँ धरती के ऊपर ये खुद मैनेज कर सकते हैं लोग अपने आप को, तो उसके बाद वो आने की ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने, कहा ठीक है इनको दूर से रिमोट से कंट्रोल करो। कोई ज़्यादा पुकारता है गॉड 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 गॉड, ज़्यादा परेशान होता है, तो एक शायद फीलिंग का एक कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा कि जहाँ पे हम किस तरह से दिल से कहते हैं कि बहुत तड़प के बहुत ज़ोर से अगर कोई बुलाता है तो उनको पता लग जाता है गॉड को
और वो सुन भी लेते हैं कि यार ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो वो आके कोई ना कोई सॉल्यूशन कर देते हैं, या किसी को वो प्रोजेक्शन के थ्रू, जिसको अवतार कहते हैं कि भाई विष्णु के 10 अवतार तो आए, वो 2 राम और कृष्ण तो सचमुच से साक्षात इंसान के रूप में आए थे, वो बताते हैं, लेकिन बाकी अवतरित थे, प्रकट हुए और चले गए बाद में। तो वो चीज़ शायद ह्यूमन भी कर सकते हैं बाद में, कुछ ऐसा सोच के कि भाई कैसे हम प्रोजेक्ट करें कि उसको उस चीज़ को वहाँ पे पहुँच जाए प्रोजेक्शन के थ्रू, और जो भी कोई गड़बड़ कर रहा है वहाँ पे उन लोगों को, जो दूसरे ग्रह पे मार्स पे या किसी भी ग्रह पे ह्यूमन रेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते हैं, वहाँ कॉलोनी बसाना चाहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत आए, आपस में कोई शैतानी करे, कोई परेशान करे, उन्हीं में से या कोई नई कोई रेस वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, उनमें से कोई भी दिक्कत करता है, तो क्या लेज़र के थ्रू या किसी भी वेपन के थ्रू हम उसको मार सकते हैं। ऐसा करने की वो कोशिश करेंगे ह्यूमन भी, जैसा कि हम भी देखते हैं कि दूसरे ग्रह से आए हुए पुरानी बहुत सारी कहानियों के अंदर ऐसा कि दूसरे ग्रह से लोग आए, कोई प्लेन आया, उसमें से किरणें निकली और उन्होंने मार दिया, और ऐसा सब कुछ। ऐसा ही कुछ वर्णन वेदों के अंदर भी पाया जाता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि वो देख के एलियन को कहते थे हु इज़ दैट। तो वो 18 वेद और सामवेद, बहुत सारे वेदों के अंदर ये इस तरह का जिक्र है। शुरुआत के जो वेद थे उनके अंदर काफ़ी जिक्र है कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर थी कि जिसको हम बाद में गॉड बोलने लगे। तो वो एलियंस हो सकते हैं, हम भी एलियंस हैं उन लोगों के लिए। जब उनको छोड़ देंगे हम वहाँ पे ब्रेन में चिप लगा के दूसरे ग्रह पे, तो वो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कैसे सर्वाइव करें वो वहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ में। वरना हमें लगेगा कि नहीं सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर यहाँ से लेके जाने पड़ेंगी चीज़ें, प्लांट्स भी, ये भी। अगर पानी मिल जाता है तो बाकी चीज़ें यहाँ से लेके जा सकते हैं, सीड्स वगैरह यूज़ करके, वहाँ पे पूरी सृष्टि बस जाए। और वही कहते हैं कि गॉड ने पूरी सृष्टि बसाई, फिर उसके बाद में ये हुआ, फिर वो हुआ। सेम जो बिगनिंग में जो चीज़ें पाई गई, चाहे आप बाइबल में देख लीजिए या कुरान में देख लीजिए, तमाम जो चीज़ें जब जेनेसिस वगैरह में जो पाई गई ना, बाइबल के शुरुआत के अंदर जो पाई गई, वही चीज़ें वहाँ पे होंगी दूसरे ग्रह के ऊपर। हमें लगेगा कि वो सब भी ऐसे ही लिख रहे होंगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर आदम था, फिर हव्वा था। वो भी आदमी औरत को छोड़ेंगे वहाँ पे, देख लें, कि जिससे रिप्रोड्यूस कर सके और भी रेस आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ में, क्योंकि बड़ी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, मैं फिर कभी इसके बारे में बात करूंगा। अभी पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसे रिकवर करता है, कितना होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इसके अंदर ये आ सकती है कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है कि क्या इस चिप की वजह से उस इंसान में जिसमें इम्प्लांट लगा है, ये इम्प्लांट करी है ये चिप या ये डिवाइस न्यूरालिंक, क्या उसकी वजह से जेनेटिकल चेंजेस आ सकते हैं क्या उसमें? एंड इज़ वेरी मच पॉसिबल। पूरी दुनिया पे ये है कि कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर हम बाहर की चीज़, कोई भी चीज़ होती है जो कि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, कोई भी जैसे वायरस हो जाता है, कोई भी चीज़ अंदर बॉडी के अंदर एंटर करती है जो कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसका एक खतरनाक रिएक्शन होता है, दैट इज़ वायरल रिएक्शन। और या फिर जीन्स पे उसका असर पड़ता है, और जो जेनेटिकल जो चेंजेस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और उससे कोई बीमारी भी हो सकती है, या फिर कोई डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, ब्रेन में भी आ सकती हैं, या कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है, इंसैनिटी हो सकती है, या फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन पॉसिबल है कि वो ढंग से काम ना करे, या फिर उसकी वजह से कोई और चीज़ बॉडी के अंदर कुछ नया कुछ क्रिएट हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी तो पूरी दुनिया देख रही है, कभी देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। अभी तो ये न्यूज़ आई है, और इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।